नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कला वर्ग में। दोस्तों, आज हम अपना राजनीति विज्ञान का पहला वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। हमारी वीडियो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी और इसी के साथ साथ ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। तो हम अपनी राजनीति विज्ञान में पहला जो टॉपिक ले रहे हैं, पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजनीति शास्त्र का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और उसका विषय क्षेत्र के बारे में। चलिए दोस्तों, इससे पहले कि हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ इसके बारे में। देखिए दोस्तों, राजनीति विज्ञान के जो पिता कहे जाने वाले अरस्तु महोदय हैं। अरस्तु महोदय कहते हैं कि जो मनुष्य है एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में अकेला नहीं रह सकता। उनकी बात कहीं ना कहीं सत्य है, क्योंकि मनुष्य को रहने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो मनुष्य जो है वो समाज के बिना अकेला रह ही नहीं सकता। इसमें उसका खान पान, रहन सहन, शिक्षा दीक्षा, जीवन समाज के बिना संभव नहीं है। जन्म के तुरंत बाद शिशु का लालन पालन परिवार में ही होता है और परिवार समाज का एक छोटा रूप होता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर अरस्तु ने यह भी कहा है कि जो आदमी समाज में नहीं रह सकता या जिसे आत्मनिर्भर होने की वजह से समाज की ज़रूरत नहीं है, वह या तो पशु है या फिर ईश्वर है। ठीक है। हम यह भी जानते हैं कि आदमी में सामाजिकता की भावना होने के साथ साथ झगड़ालू होने की प्रवृत्ति भी होती है। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ आपसी सहयोग और संघर्ष की यह प्रवृत्ति लगातार बढ़ती गई है। इसलिए पुराने समय से ही सामाजिक विज्ञान को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए कुछ नियमों और कायदे कानून का पालन हम सभी को करना आवश्यक माना गया है। जो संस्था मानव समाज में इस तरह के कायदे कानूनों को लागू करती है उसी को राज्य सरकार या राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है। इसके साथ ही इस इकाई की जानकारी कराने वाले विषय को राजनीति शास्त्र कहा जाता है, पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। अब इसमें हम सबसे पहले राजनीति विज्ञान का अर्थ ले लेते हैं। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह हिस्सा है जो राज्य की स्थापना तथा सरकार के सिद्धांतों का अध्ययन करता है। G.W. गार्नर महोदय कहते हैं कि राजनीति का आरंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। उसी तरह से R.G. गेटल का कहना है कि राजनीति के अध्ययन का संबंध मनुष्य के जीवन एवं एक संगठित राज्य से संबंधित है। इसलिए समाज विज्ञान के रूप में राजनीति विज्ञान समाज में रहने वाले व्यक्तियों के उस पहलू का वर्णन करता है जो उसके क्रियाकलापों और संगठनों से संबंधित है और जो राज्य द्वारा बनाए गए नियम एवं उसके अंतर्गत शक्ति प्राप्त करना चाहता है तथा मतभेदों को सुलझाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो सत्ता प्राप्ति का भी माध्यम है। लोग राजनीति में क्यों जाना चाहते हैं? शक्ति प्राप्त करने के लिए, ताकि उनकी बातों की ज़्यादा वैल्यू हो, सभी उनकी बातों को मान सके। और कैसे मानेंगे? वैधानिक रूप से। जब लोग जब नेता बन जाते हैं, राजनीति में भाग ले लेते हैं, उसके बाद उनकी जो बातें होती हैं वो वैध हो जाती हैं। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि कोई ऐसी विषय है, कोई ऐसी बात है या कोई ऐसा काम है जो अवैध है, तो हम उसका विरोध भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है राजनीति विज्ञान का बदलता अर्थ एवं उसका क्षेत्र। राजनीति शब्द ग्रीक भाषा के पॉलिश शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। यही कारण है कि अनेक विषयों में राजनीति विज्ञान को राज्य या सरकार के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। यद्यपि यह परिभाषा राजनीति के लिए पूर्ण नहीं है, क्योंकि राजनीति का संबंध शक्ति से भी है। लॉसवेल और कैपलान ने राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह सत्ता को आकार देने तथा उसमें भागीदारी का अध्ययन है। एक शब्द में कहा जा सकता है कि राजनीति राज्य तथा सत्ता दोनों का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान जिस शक्ति से संबंध रखता है वह प्राय न्याय संगत शक्ति है,
क्योंकि जिस प्रकार विज्ञान किसी घटना का क्रमबद्ध परीक्षण तथा अवलोकन के द्वारा अध्ययन करता है, उसी प्रकार से राजनीति विज्ञान राज्य और शक्ति के प्रत्येक पहलू का अध्ययन करता है। इसकी अगर हम परिभाषाओं की बात करें या अर्थ की बात करें, तो इसको दो भागों में बांटा गया है राजनीति विज्ञान के अर्थ को। एक तो है परंपरागत अर्थ और दूसरा है आधुनिक अर्थ। परंपरागत अर्थ की अगर हम बात करें तो परंपरागत राजनीति विज्ञान के परंपरागत अर्थ का अध्ययन करने वाले, उसका समर्थन करने वाले जो विचारक हैं, वो ये कहते हैं कि राजनीति में केवल राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है, इससे बाहर वो मानते ही नहीं है। वो उनका कहना यही है कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य और सरकार से संबंधित है और वो इन्हीं का अध्ययन करता है। आधुनिक की अगर हम बात करें तो वो राजनीति का अर्थ प्रकट करता है कि राज्य और सरकार के अध्ययन के साथ साथ मानव के व्यवहार और उसके संबंधों का भी अध्ययन करता है। तो जो राजनीति विज्ञान का आधुनिक अर्थ है वो थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, जबकि पारंपरिक जो अर्थ है वो संकुचित हो जाता है। इसके बाद है राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। यहाँ हम राज्य की भूमिका और सरकार की कार्यप्रणाली पर जनता के साथ इसके संबंधों का राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। देखिए, सरकार की कार्यप्रणाली और जनता के साथ इसके संबंधों का मतलब हम ब्रॉड रूप में अध्ययन करेंगे, हम इसका आधुनिक अर्थ में अध्ययन करेंगे। राज्य की भूमिका। राज्य शब्द का पहली बार आधुनिक संदर्भ में प्रयोग इटली के राजनीतिज्ञ मैकियावेली ने किया था। उसी समय से हर राजनीतिज्ञ राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते समय मुख्य रूप से राज्य का ही अध्ययन करता है। राज्य के 4 प्रमुख तत्व होते हैं: जनसंख्या या जनता, एक निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। राज्य का आधार तथा भूमिका के बारे में भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। आधुनिक पश्चिमी उदारवादी विचारधारा ने 16वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में वाणिज्यिक क्रांति को बढ़ावा दिया था तथा 18वीं शताब्दी में यह औद्योगिक क्रांति के रूप में प्रसिद्ध हो गई। इन क्रांतियों ने एक नई आर्थिक व्यवस्था को जन्म दिया, जिसे पूंजीवाद कहा जाता है। पूंजीवाद के नाम से जाना गया। पूंजीवाद क्या होता है? जब पूंजी का संचय कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में चला जाता है तो वो पूंजीवाद कहलाता है। ऐसे सामाजिक समूह के अंतर्गत व्यापारी, व्यवसायी तथा सौदागर आते हैं और फिर उद्योगपति आते हैं, जिन्हें बुर्जुआ वर्ग कहा गया है, जो इस व्यवस्था के मुख्य लोभी होते हैं, मुख्य लाभ भोगी होते हैं। उदारवादियों का मानना है कि जनता की राय लेना राज्य का मुख्य आधार है। प्रारंभिक उदारवादी विचारकों का कहना है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। एक बुराई है परंतु आवश्यक भी है, मतलब बुरी चीज़ है लेकिन वो जरूरी भी है, ये उदारवादी विचारक कहते हैं। व्यक्ति को बाहरी और आंतरिक शत्रुओं से बचाया जा सके, इस मत के अनुसार एक अच्छी सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है। दूसरे शब्दों में राज्य को एक पुलिस राज्य होना चाहिए परंतु सीमित होना चाहिए, एक दूसरे अर्थ में सीमित होना चाहिए। जैसा कि 17वीं शताब्दी में मशहूर अंग्रेजी उदारवादी दार्शनिक जॉन लॉक ने कहा कि राज्य को केवल व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार जैसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। सिर्फ यही 3 काम करने चाहिए: व्यक्ति के जीवन की रक्षा, स्वतंत्रता की रक्षा और उसकी संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। इसके विपरीत मार्क्सवादी दृष्टिकोण का मानना है कि राज्य एक निष्पक्ष संस्था नहीं है। इस दृष्टिकोण वाले लोगों का मानना है कि सदियों से राज्य धनी लोगों के हाथों में एक हथियार है जिससे गरीबों का शोषण किया जा सकता है। दूसरी ओर गांधीवादी दृष्टिकोण का मानना है कि ट्रस्टीशिप की व्यवस्था द्वारा लोगों का जो अस्तित्व है उसको बचाए रखना है। इसके द्वारा निर्धनतम पुरुष तथा स्त्रियों की सहायता हो सकती है। राज्य जनता के ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है, अर्थात इसके पास जनता की शक्ति एक ट्रस्ट के रूप में है, जनता के कल्याण के लिए है। इसे जनता को शक्तिहीन विषय नहीं समझना चाहिए बल्कि इन्हें शासन में सह शासक समझना चाहिए। शक्ति का तात्पर्य व्यक्ति की उस क्षमता से है जो दूसरे व्यक्ति की क्रियाओं तथा आचार व्यवहार को प्रभावित करता है। देखिए,
जो मार्क्सवादी है वो ये कहते हैं कि समाज में राज्य के अंतर्गत केवल दो वर्ग होते हैं, एक तो बुर्जुआ वर्ग और दूसरा सर्वहारा वर्ग। बुर्जुआ वर्ग मतलब पूंजीपति वर्ग जिसके हाथों में सारा धन है। दूसरा है सर्वहारा वर्ग जो गरीब वर्ग है। तो मार्क्स कहते हैं कि जो राज्य है वो एक वर्ग संस्था है और गरीबों का शोषण करने के लिए बनी है। धीरे धीरे क्या होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि जो बुर्जुआ वर्ग है वो सर्वहारा वर्ग के ऊपर, गरीब वर्ग के ऊपर अत्याचार को बढ़ाता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब जो सर्वहारा वर्ग है वो अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो जाएगा और समाज में क्रांति करेगा। इनकी जो क्रांति होगी वो है कि जो सर्वहारा वर्ग है वो कत्लेआम कर देगा, सबको ख़त्म कर देगा। किसको ख़त्म कर देगा? बुर्जुआ वर्ग को ख़त्म कर देगा। और इसी के साथ साथ जब बुर्जुआ वर्ग ख़त्म हो जाएगा तो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित हो जाएगी। इसी को कार्ल मार्क्स वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की संज्ञा देते हैं। दूसरी तरफ गांधी जी की अगर हम बात करें, गांधीवादी राज्य की, तो यही कहते हैं कि ट्रस्टीशिप के माध्यम से चलाया जाना चाहिए राज्य को। वो राज्य जो होगा एक ट्रस्टी के रूप में काम करेगा जिससे स्त्री और पुरुषों का भला होगा, उनकी केवल भलाई के लिए काम करेगा। अब शक्ति की बात करते हैं। शक्ति का तात्पर्य एक व्यक्ति की उस क्षमता से है जो दूसरे व्यक्ति की क्रियाओं एवं आचार व्यवहार को प्रभावित करता है। अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए परिवार की ही अगर हम बात करें, परिवार में एक जो मुखिया होते हैं उनके हाथ में पावर होती है और उनकी बात सभी को माननी पड़ती है। जब हम छोटे होते हैं, ठीक है, तब हमें इस चीज़ का इतना ज्ञान नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे हम स्कूल जाना शुरू करते हैं, स्कूल में मॉनिटर बनाए जाते हैं तो थोड़ी सी पावर आ जाती है उसके हाथों में। तो इससे क्या होता है, सारे बच्चों को लगता है कि भाई हम भी पढ़ाई में अच्छे बने, या हम भी अपने अंदर वो क्वालिटी डेवलप करें कि हम मॉनिटर बन सकें, मतलब हमारे हाथ में कुछ पावर आ सके। धीरे धीरे आगे बढ़ते जब हम बड़ी क्लासेस में आ जाते हैं, जब हम कॉलेज में आ जाते थे तो गैंग बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ग्रुप्स बनने शुरू हो जाते हैं। फिर उसमें क्या होता है, जो क्लास की भी अगर हम बात करें तो कोई ना कोई बच्चा ऐसा होता है जिससे कि सब डरते हैं, ठीक है। तो शक्ति मतलब दूसरे के व्यवहार को प्रभावित कर रहा है, वो यही शक्ति होती है जो दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करे, मतलब उससे डर लगे या डर से अच्छा काम करे, ठीक है, यही है शक्ति। इसके बाद हम सरकार की शक्तियों के बारे में अध्ययन करते समय हम सरकार के विविध पक्षों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम मंत्रियों की बात करते हैं जिनके पास अपने क्षेत्र संबंधी तथा विभाग संबंधी या उससे संबंधित शक्तियाँ होती है। जनता के ऊपर शासन करने के लिए नौकरशाही तथा विशाल सरकारी प्रशासन की भी आवश्यकता होती है। सरकार विभिन्न प्रकार के कानूनों का प्रावधान प्रशासन द्वारा उन्हें हमारे जीवन पर नियंत्रण रखने के लिए करती है। एक अन्य विचारणीय बात यह है कि वैध तथा अवैध शक्ति, वैध शक्ति और अवैध शक्ति, ठीक है। वैध शक्ति कौन सी होती है, जो हमारे नेता लोगों के पास होती है, और अवैध शक्ति कौन सी होती है, जैसे जो डॉन बन जाते हैं, है ना, डॉन अवैध शक्ति होती है। ये जो बातें हैं मूवी के माध्यम से भी हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है, क्योंकि ये डॉन वॉन ये सब हमने मूवी के माध्यम से ही देखा है और समझा है, ठीक है। तो इन दोनों में विभिन्नता होती है। कुछ ऐसी शक्ति होती है जिसे न्याय संगत तथा उचित कहा जाता है, परंतु कुछ शक्ति ऐसी होती है जिसे न्याय संगत नहीं कहा जाता। वैधानिक सत्ताधारियों द्वारा प्रयोग की गई शक्ति को सत्ता कहते हैं। सत्ता के शक्ति तथा वैधता दोनों निहित होती है। वैध मतलब उसको सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए सत्ता शक्ति का वह रूप है जो न्याय संगत तथा उचित है। यह शक्ति के साथ साथ वैध भी है, इसको सब लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, कानूनी रूप से इसकी मान्यता है। अगला पॉइंट है नागरिक और सरकार। सरकार राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है जिसके द्वारा राज्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अपने तीनों अंगों
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के माध्यम से सरकार नियमों एवं कानूनों के निर्माण, विवादों के निपटारे तथा शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है। यह देश की एकता तथा अखंडता को भी सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें नागरिकों और समाज के कल्याण एवं विकास के लिए अनेकानेक कार्य करती है। ऐसी प्रवृत्ति विकासशील देशों में पाई जाती है, जैसे कि भारत में नागरिक एवं सरकार के बीच संबंध पारस्परिक संबंध है। नागरिक राज्य के सदस्य होते हैं। राज्य नागरिकों के अधिकारों को मान्यता देता है और इसके बदले नागरिकों से कुछ कर्तव्यों की अपेक्षा करता है। जहाँ तक नागरिकों के अधिकारों का प्रश्न है, ये 3 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं: नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार एवं सामाजिक अधिकार। नागरिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके अंतर्गत है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण देने की स्वतंत्रता, अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, समझौता करने का अधिकार, कानूनों के सामने समानता का अधिकार तथा कानून द्वारा समान सुरक्षा आदि शामिल है। कानून के समक्ष समानता का मतलब है कि सभी को एक समान समझना तथा विशेषाधिकार की समाप्ति। कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान है। कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान हैं। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए कि एक गरीब व्यक्ति है, एक अमीर व्यक्ति है, ठीक है, या फिर एक गोरा व्यक्ति है या फिर एक काला व्यक्ति है, इस तरीके से। तो अब हम क्या समझते हैं कि मान लीजिए कि किसी को मर्डर करने की जो सज़ा है वो 10 साल रखी गई है कि 10 साल तक अगर किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया है तो उसको 10 साल की सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो हम गए, न्यायालय के समक्ष गए। अब वहाँ पर दोनों व्यक्तियों की पेशी हुई। वहाँ पर अगर हम ये देखते हैं कि न्यायाधीश के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, चाहे कोई गोरा है या काला है, उसने जो दंड किया है दोनों को एक जैसी सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने जो भी काम किया है, जो भी गलत काम किया है, मर्डर किया है, उसके लिए 10 साल की सज़ा तय की गई है। और गोरे काले का, अमीर गरीब का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो उसमें क्या होगा कि दोनों को 10 साल की सज़ा मिलेगी। अगर दोनों की सज़ा में भेदभाव किया जाता है कि गरीब को ज़्यादा सज़ा और अमीर को कम सज़ा, तो फिर ऐसे में कानून के समक्ष समानता नहीं होगी। ठीक है, राजनीतिक अधिकारों का अभिप्राय है कि मत देने का अधिकार एवं चुनाव लड़ने का अधिकार। सामाजिक अधिकारों के अंतर्गत आर्थिक कल्याण, सुरक्षा तथा समाज में सम्मान की जिंदगी जीना है। अब हम राज्य की परिभाषा देख लेते हैं। राज्य की परिभाषा इसमें है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्र बिंदु राज्य है, परंतु इसे गलत तरीके से राष्ट्र, समाज और सरकार के पर्यायवाची की तरह प्रयोग किया जाता है। राज्य शब्द का प्रयोग राज्य प्रबंधन तथा राजकीय सहायता आदि के लिए भी किया जाता है। जैसा कि भारतीय संघ के राज्य या अमेरिका को बनाने वाले 50 राज्य, परंतु राजनीति विज्ञान में हम इस शब्द का प्रयोग अलग तरीके से करते हैं। इसका एक विशेष अर्थ होता है। राज्य की संकल्पना की कुछ परिभाषाएं हैं जो गार्नर महोदय ने दी है। गार्नर के अनुसार हम देख लेते हैं कि राज्य एक ऐसे लोगों का समुदाय है जो साधारणतया बड़ी संख्या में हो, जिनका एक निश्चित भूभाग पर स्थायी अधिकार हो, जो बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र या लगभग स्वतंत्र हो, जिसकी आज्ञाओं का पालन अधिकांश जनता स्वभाव से करती हो। दूसरी परिभाषा है लास्की महोदय की। लास्की कहते हैं कि राज्य एक ऐसा क्षेत्रीय समाज है जो सरकारों तथा प्रजाओं में विभाजित है, चाहे वे व्यक्तिगत हो या उनके समूह, तथा जिनके संबंधों को एक दमनकारी शक्ति के प्रयोग से मजबूत किया जाता है। इसके बाद वुड्रो विल्सन है। वुड्रो विल्सन कहते हैं कि राज्य एक निश्चित भूभाग में कानून द्वारा संगठित लोगों का समुदाय है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ मैं कुछ परिभाषाएं और आप लोगों को बता देती हूँ। इसको हम देखिए,
अरस्तु महोदय कहते हैं कि राज्य का जन्म मानव की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हुआ था और उत्तम या अच्छे मानव जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। ठीक है। वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में राज्य का स्वरूप पुलिस राज्य से बदलकर लोक कल्याणकारी राज्य का हो गया। पुलिस राज्य हमने देखा था जो सिर्फ 3 ही काम करेगा। ठीक है, उसके अलावा कोई काम वो नहीं करेगा। तो जो उदारवादी कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। इसके बाद हम दूसरी परिभाषा गैटल की देख लेते हैं। गैटल महोदय कहते हैं कि राजनीति शास्त्र राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन प्रस्तुत करता है। तो राजनीति शास्त्र क्या है? जो राज्य के अतीत का, वर्तमान का और भविष्य का अध्ययन करता है, ये गैटल महोदय ने कहा है। इसी के साथ साथ हम एक और परिभाषा देखते हैं, लास्की महोदय की हम देख चुके हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है कि राज्य के बिना मानव जीवन को सुचारू रूप से चलाया नहीं जा सकता। अतः राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में राज्य के अध्ययन को बहुत ज़्यादा प्रमुखता दी गई है। गैटल और गिलक्राइस्ट ने कहा है कि राज्य के अध्ययन में राज्य क्या था, क्या है और क्या होना चाहिए, इसका विस्तार से अध्ययन किया जाता है। गैटल और गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीति के अंतर्गत मतलब राज्य क्या था, क्या है और क्या होना चाहिए का अध्ययन किया जाता है। इसी के साथ साथ, इसी के जैसे ही बस शब्द अलग है, गैटल महोदय ने कहा था कि राज्य के अतीत का, वर्तमान का और भविष्य का अध्ययन करना। तो ये हुई हमारी राजनीति विज्ञान की परिभाषा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अकेला नहीं रह सकता। जब लोग एक साथ रहते हैं तो अपनी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अच्छा और दयालु नहीं होता। सभी प्रकार के पुरुष और महिलाएं होती हैं जो गर्व, द्वेष, लालच और स्वार्थ की भावनाओं को दर्शाते हैं। बर्क के अनुसार कुत्सित समाज में केवल व्यक्ति विशेष के विभिन्न मनोभावों को ही नहीं वरन सभी के भावों को एक नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करना चाहिए। लोगों के विचारों को नियंत्रण में लाने का सबसे अच्छा तरीका राजनीतिक सत्ता होती है। ठीक है, इस प्रकार लोग एक सामान्य व्यवहार के नियमों में बंध जाते हैं। यदि इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उन्हें सजा मिल सकती है। समाज लोगों के सहचर्य की आवश्यकता को पूरा करता है और राज्य इस आवश्यकता से उत्पन्न समस्या को हल करते हैं। राज्य का अस्तित्व अच्छे जीवन के लिए है। यह एक प्राकृतिक और आवश्यक संस्था है। ठीक है, अरस्तु की परिभाषा में आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। इन्होंने कहा है कि राज्य का जो उदय हुआ है वो जीवन की मूल आवश्यकताओं से होता है तथा उसे अच्छे जीवन के लिए निरंतर अस्तित्व में रहता है। वो केवल राज्य के कारण ही कोई व्यक्ति सक्षमता के स्तर तक ऊपर उठ सकता है। अगर राज्य नहीं होगा तो वो नहीं उठ सकता, क्योंकि उसका आवश्यक जो वातावरण है वो उपलब्ध नहीं हो पाएगा। यदि कोई सत्ता, संगठन या नियम ना हो तो समाज एक साथ नहीं रह सकता। राज्य भी वही अस्तित्व में आता है जहाँ लोग एक संगठित समाज में रहते हैं। कालांतर में राज्य ने धीरे धीरे सरल संस्था से अब एक जटिल संगठन का रूप धारण कर लिया है, जैसे कि आजकल दृष्टिगोचर होता है, हमें दिखाई देता है। राज्य का सार उसके दमनकारी शक्ति के अधिकार में है। यह लोगों से आज्ञा पालन करने का अधिकार रखता है, परंतु मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक वर्ग संगठन है जिसकी रचना संपत्तिशाली वर्ग ने गरीबों को सताने तथा उनके शोषण के लिए किया है। वे राज्य को प्राकृतिक संस्था नहीं मानते। उनके अनुसार शक्तिशाली वर्ग ने राज्य की रचना की है और वे ही राज्य के स्वामी हैं। अतः राज्य शोषण का साधन मात्र है। वे एक वर्गविहीन व साम्यवादी समाज की परिकल्पना करते हैं जिसमें राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। दोस्तों, हम अपनी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और अगली वीडियो में हम राज्य के घटक
पर चर्चा करेंगे। राज्य के जो 4 आवश्यक तत्व हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।